नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दलित समाज के ऐसे 10 फिल्मी सितारों से परिचित करवाएंगे जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अभिनय करियर से फिल्म इंडस्ट्री का ढांचा ही बदल दिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इन 10 नाम में से एक नाम ऐसा भी है, यदि वे नहीं होते तो आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का नामो निशान तक नहीं होता। शुरुआत करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत जी से। शिवाजी राव गायकवाड़, जिन्हें पेशेवर रूप से रजनीकांत के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 170 फिल्में की हैं, जिसमें तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मलयालम फिल्में शामिल हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। फिल्मों में अपने अनोखे अंदाज और वन लाइनर्स के लिए जाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बहुत बड़ा प्रशंसक आधार है और उनकी एक पंथ अनुयायी है। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सन 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण, भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने 7 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, एक नंदी पुरस्कार और एक फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं। रजनीकांत का जन्म शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर, मैसूर राज्य में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी मां एक गृहिणी थीं और उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावणी कणेपत्थर से थे। वे 2 बड़े भाइयों और एक बहन वाले परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। 1956 में अपने पिता के काम से सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार बेंगलोर के उपनगर हनुमंत नगर में चला गया और वहां एक घर बनाया। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। रजनीकांत की प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु के गविपुरम सरकारी कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में हुई थी। एक बच्चे के रूप में वह क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में बड़ी रुचि के साथ अध्ययनशील और शरारती थे। इस दौरान उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ में दाखिला दिलाया, जो रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित एक हिंदू मठ था। मठ में उन्हें वेद, परंपरा और इतिहास पढ़ाया गया, जिसने अंततः उनमें आध्यात्मिकता की भावना पैदा की। आध्यात्मिक पाठों के अलावा उन्होंने मठ में नाटकों में अभिनय भी करना शुरू किया। रंगमंच के प्रति उनकी आकांक्षा मठ में बढ़ी और एक बार उन्हें हिंदू महाकाव्य महाभारत से एकलव्य के मित्र की भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। नाटक में उनके प्रदर्शन को कन्नन कवि डीआर बेंद्रे से प्रशंसा मिली। 6ठी कक्षा के बाद रजनीकांत को आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में दाखिला मिल गया। आचार्य पाठशाला में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने नाटकों में अभिनय करने में बहुत समय बिताया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रजनीकांत ने एक कुल्ली सहित कई नौकरियां की। इससे पहले कि उन्हें बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई, कन्नड़ नाटककार टोपी मुनियप्पा ने उन्हें अपने एक पौराणिक नाटक में अभिनय करने का मौका दिया। उसके बाद उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा। उन्होंने एक विज्ञापन देखने के बाद नवगठित मद्रास फिल्म संस्थान में अभिनय का कोर्स करने का फैसला किया। हालांकि उनका परिवार संस्थान में शामिल होने के उनके फैसले का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहा था। उनके दोस्त और सहकर्मी राज बहादुर ने उन्हें संस्थान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और इस चरण के दौरान उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दिया। संस्थान में रहने के दौरान उन्हें तमिल फिल्म निर्देशक के बालाचंद्र ने देखा। बालाचंद्र ने साथी अभिनेता शिवाजी गणेशन के साथ भ्रम से बचने के लिए रजनीकांत को अपना मंच नाम दिया। इसे उन्होंने अपनी पिछली फिल्म मेजर चंद्रकांत में एक चरित्र के नाम से लिया था। निर्देशक ने उन्हें तमिल बोलना सीखने की सलाह दी, एक सिफारिश जिसका रजनीकांत ने तुरंत पालन किया।
हालांकि वह भाषा पढ़ सकते हैं लेकिन वे इसमें लिख नहीं सकते। 1978 में रजनीकांत की तमिल, तेलुगु और कन्नन में 20 फिल्में रिलीज हुईं। साल की उनकी पहली फिल्म पी माधवन की शंकर सलीम साइमन थी, जिसमें वे 3 मुख्य पात्रों में से एक थे। हिंदी फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को अपनी प्रेरणा मानने वाले रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के तमिल रीमेक में उनकी भूमिकाएं निभानी शुरू की। इसकी शुरुआत शंकर सलीम साइमन से हुई, जो अमर अकबर एंथनी की रीमेक थी। रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के 11 तमिल रीमेक में अभिनय किया। अपने करियर के इस चरण के दौरान रजनीकांत ने अचानक अभिनय छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें तमिल फिल्म बिल्ला के साथ वापसी करने के लिए राजी किया गया, जो बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर डॉन की रीमेक थी, जिसे सलीम जावेद ने लिखा था और अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। बिल्ला में रजनीकांत ने दोहरी भूमिकाएं निभाईं और अंततः यह उनकी पहली एकल व्यावसायिक सफलता बन गई। श्रीदेवी के साथ उनकी जोड़ी जॉनी में जारी रही, जहां उन्हें एक बार फिर दोहरी भूमिका में लिया गया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना तीसरा नामांकन मिला। उन्होंने मुराट्टू कालाई में भी अभिनय किया, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। बिल्ला की सफलता रजनीकांत के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 1976 के दशक के उत्तरार्ध में रजनीकांत ने नए दशक की शुरुआत पनाकरण में एक मेगा ब्लॉकबस्टर के साथ की, जो अमिताभ बच्चन की 1981 की फिल्म लावारिस की रीमेक थी। इस फिल्म ने उन्हें तमिल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना 8वां नामांकन दिलाया। इसके बाद रजनीकांत ने अपनी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की निर्देशन में बनी फिल्म लाल सलाम में अतिथि भूमिका निभाई। यह 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुई और इसमें विष्णु विशाल और विक्रांत मुख्य भूमिका में थे। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि रजनीकांत 1995 में राजनीति में प्रवेश करेंगे। उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया और घोषणा की कि अगर वह अभी राजनीति में प्रवेश करते हैं तो इससे बहुत भ्रम पैदा होगा और वह लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी 1996 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटती है तो यहां तक कि भगवान भी राज्य के लोगों को नहीं बचा सकते। रजनीकांत ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तमिल मनीला कांग्रेस गठबंधन का पूरे दिल से समर्थन किया और तमिलनाडु के लोगों और अपने प्रशंसकों से उस गठबंधन को वोट देने के लिए कहा। इस गठबंधन को चुनावों में पूरी जीत मिली। उन्होंने 1996 और 1998 के भारतीय आम चुनावों में भी इसी गठबंधन का समर्थन किया। बाद में 2004 में रजनीकांत ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, लेकिन आगामी भारतीय आम चुनाव के दौरान किसी भी मोर्चे को अपना समर्थन नहीं देंगे। हालांकि पार्टी लोकसभा में तमिलनाडु में कोई भी सीट जीतने में विफल रही। रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उनकी लोकप्रियता का श्रेय उनके विशिष्ट रूप से दिए गए संवाद और उनकी फिल्मों में दिखाए गए विलक्षणताओं के साथ साथ उनके राजनीतिक घोषणाओं और धर्मार्थ कार्यों को दिया जाता है। कई लोग रजनीकांत की लोकप्रियता का कारण कई फिल्मों में उनके बड़े से बड़े सुपर हीरो की उपस्थिति को भी बताते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले स्टंट और करिश्माई भावों द्वारा समर्थित है, जबकि सभी वास्तविक जीवन में विनम्रता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। रजनीकांत की लगभग हर फिल्म में उनके द्वारा विशिष्ट शैली में दिए गए पंचलाइन होते हैं और इन पंचलाइनों में अक्सर एक संदेश होता है या यहां तक कि फिल्म के विरोधियों को चेतावनी भी दी जाती है। रजनीकांत तमिल सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। 2014 में अपना पहला आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोलने के बाद रजनीकांत को 24 घंटे के भीतर 2,10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मिले, जिसे द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सोशल मीडिया रिसर्च फर्म ने किसी भी भारतीय सेलिब्रिटी के लिए फॉलोअर्स की सबसे तेज दर माना।
साथ ही दुनिया में शीर्ष 10 में से एक माना। 2015 में उनके फैंडम के बारे में एक फिल्म फॉर द लव ऑफ ए मैन का प्रीमियर 71वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ। जब वह बेंगलोर में बस कंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तब रजनीकांत की मुलाकात निर्मला नामक एक मेडिकल छात्रा से हुई और उन्होंने एक रिश्ता शुरू किया। उन्हें एक स्टेज प्ले में परफॉर्म करते देखने के बाद उसने उन्हें एक्टिंग करियर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी ओर से और उन्हें बताए बिना ही अड्यार फिल्म इंस्टीट्यूट को एक आवेदन भेजा। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद से रजनीकांत ने उनसे संपर्क खो दिया है। रजनीकांत ने एथिराज कॉलेज फॉर विमेन की छात्रा लता रंगाचारी से शादी की, जिन्होंने अपने कॉलेज की पत्रिका के लिए उनका साक्षात्कार लिया था। यह विवाह 26 फरवरी 1981 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में हुआ था। दंपति की 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। उनकी बेटियों से उन्हें 4 पोते पोतियां हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अभिनेता धनुष। वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा, जिन्हें पेशेवर रूप से धनुष के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, गीतकार और पार्श्व गायक हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। अपने करियर में 50 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उनकी उपलब्धियों में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 14 SIIMA पुरस्कार, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार, दक्षिण और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में 6 बार शामिल किया गया है। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवाधो इलमई थी, जो 2002 में उनके पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म थी। उन्होंने पोला धवन और यारादिनी मोहिनी में और सफलता हासिल की। दोनों ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। आडुक्कलम में मुर्गा लड़ाई जॉकी के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 2011 में रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म से धनुष का लोकप्रिय द्विभाषी गीत भाई दिस कोलावेरी डी यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज को पार करने वाला पहला भारतीय संगीत वीडियो बन गया। उन्होंने आनंद एल राय की रांझना से हिंदी फिल्म में शुरुआत की। फिल्म में एक जुनूनी एकतरफा प्रेमी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। धनुष ने असुरन के लिए 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धनुष शुरू में वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते थे और शेफ बनना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई फिल्म निर्देशक सेल्वाराघवन ने उन पर अभिनेता बनने का दबाव बनाया। धनुष की 2 बहनें भी हैं, जिनका नाम विमल गीता और कार्तिका कार्तिक है। वेंकटेश प्रभु ने कृथिपुनल के काल्पनिक गुप्त ऑपरेशन से प्रेरित होकर स्क्रीन नाम धनुष अपनाया। उन्होंने 2002 में अपने पिता कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित टीन ड्रामा फिल्म थुल्लुवाधो इलमई से शुरुआत की, जो एक स्लीपर हिट बन गई। इसके बाद वह 2003 में अपने भाई सेल्वाराघवन की पहली निर्देशित रोमांटिक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कादल कौंडेन में दिखाई दिए। फिल्म में धनुष को एक मानसिक रूप से परेशान युवक विनोद के रूप में चित्रित किया गया था, जो अपने दोस्त के प्यार के लिए तरसता है, अंततः उसके प्रति अधिकार जताने लगता है। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः तमिल सिनेमा में धनुष की सफलता बन गई। 2022 में धनुष ने मिथ्रान जवाहर द्वारा निर्देशित थिरुचित्राम्बलम में अभिनय किया और धनुष के साथ नित्या मेनन, प्रिया भवानी शंकर, राशि खन्ना, भारती राजा, प्रकाश राज, मुनीश कांत सभी ने अभिनय किया। ये फिल्म 18 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। यह उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। धनुष ने 18 नवंबर 2004 को अभिनेता रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की। उनके 2 बेटे हैं,
यत्र और लिंगा, जिनका जन्म 2006 और 2010 में हुआ था। इस जोड़े ने 17 जनवरी 2022 को अलग होने की घोषणा की। धनुष एक गायक हैं। आमतौर पर अपनी फिल्मों के लिए एक गीतकार के रूप में उन्हें अक्सर कवि ऊह धनुष के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्हें इसके संगीतकार युवान शंकर राजा द्वारा पुदुकोट्टईयिलिरुंधु सरवनन में एक पार्श्व गायक के रूप में पेश किया गया था और उनके भाई सेल्वाराघवन के निर्देशन में बनी पुदुपेट्टई में उनके साथ फिर से सहयोग किया। उन्होंने सेल्वाराघवन की फिल्मों अयिराथिल ओरवन और मयक्कम ऐना में और गाने गाए, जिसमें वह अपनी तत्कालीन पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ थे। भाई दिस कोलावेरी डी को ऐश्वर्या धनुष की बतौर निर्देशक पहली फिल्म 3 के साउंड ट्रैक के हिस्से के रूप में 2011 में यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। यह गाना भारत में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला वीडियो बन गया। अनिरुद्ध रविचंद्र इस फिल्म के साउंड ट्रैक संगीतकार थे और धनुष ने ज्यादातर गीत लिखे थे। उन्होंने कन्नन फिल्म वज्रकाया में नो प्रॉब्लम भी गाया है, जिसके लिए उन्हें कन्नन में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। धनुष कई कारणों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2012 में अर्थ ऑम्बर का समर्थन करने के लिए WWF इंडिया के साथ काम किया। धनुष ने 2015 के दक्षिण भारत बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों के लिए 5 लाख रुपए दान किए। 2017 में उन्होंने आत्महत्या करने वाले 125 किसानों के परिवारों को 50,000 रुपए दान किए। अगस्त 2013 में धनुष को सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम के लिए परफेटी इंडिया लिमिटेड द्वारा उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया था। तीसरे नंबर पर आती हैं सीमा विश्वास। सीमा बिस्वास एक फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए जाना जाता है। सीमा बिस्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के नलबरी में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश बिस्वास जबकि मां का नाम मीरा बिस्वास था, जो असम में इतिहास की एक शिक्षिका थीं। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थीं। सीमा बिस्वास 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से फिल्मी डेब्यू किया, जहां फूलन देवी के किरदार ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बैंडिट क्वीन, खामोशी, द म्यूजिकल, भूत, एक हसीना थी, विवाह और हॉफ गर्लफ्रेंड। सीमा बिस्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए 1997 में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, साथ ही इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा साल 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। चौथे नंबर पर आते हैं अभिनेता प्रकाश राज। प्रकाश राज तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता है, लेकिन अब वो हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी काम करते हैं, जिन्हें फिल्म कांचीवरम में उत्कृष्ट अभिनय के लिए वर्ष 2009 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। कन्नन टेलीविजन उद्योग और कन्नन सिनेमा में कुछ वर्षों के लिए काम करने के बाद उन्होंने KL बालचंद्र द्वारा डुएट के माध्यम से तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत की और तब से तमिल में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म स्टार बन गए हैं। याद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी डुएट सिनेमा का नाम रखा। प्रकाश ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी मातृभाषा कन्नन के अलावा तमिल, तेलुगु, तुलु, मलयालम, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाश की तरफ से उन्हें भारतीय सिनेमा में अभिनेताओं के सबसे अधिक मांगों में शामिल किया गया था। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं, विशेषकर खलनायक के रूप में और हाल फिलहाल के रूप में। 1998 में कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म अंतपुरम के लिए, एक फिल्म के लिए मणिरत्नम के इरुवर, विशेष फिल्म के लिए 1998 में एक अभिनेता के रूप में
प्रकाश ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है और एक राष्ट्रीय प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म कांचीवरम में उनकी भूमिका के लिए 2009 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और एक निर्माता के रूप में उन्होंने कंट्री में कथनी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया है, जिसका निर्देशन उनके लंबे समय से किया गया था। प्रकाश राय का जन्म बंगलुरु, कर्नाटक में 26 मार्च 1965 को एक तुल्लु बोलने वाले पिता मंजूनाथ राय और एक कन्नड़िदा मां स्वर्नाथा के निचले मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके भाई प्रसाद राय हैं जो एक अभिनेता भी हैं। उन्होंने सेंट जोसेफ के लड़कों के हाई स्कूल बेंगलुरु में स्कूली शिक्षा पूरी की और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलोर में भी शामिल हो गए। प्रकाश राय ने प्रमुख नाम तमिल फिल्म निर्देशक के बालाचंद्र की सलाह पर प्रकाश राज को बदल दिया। वह अभी भी अपने घर राज्य कर्नाटक में प्रकाश राय कहते हैं। 1994 में प्रकाश राज ने अभिनेत्री ललिता कुमारी से शादी की। उनके पास 2 बेटियां मेघना और पूजा और एक पुत्र सिद्धू थीं। दंपति ने 2009 में तलाक दे दिया। प्रकाश राज एक नास्तिक है। उन्होंने 24 अगस्त 2010 को कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से शादी की। उनके पास एक पुत्र वेदंत है। 5वें स्थान पर हैं नागराज पोपटराव मंजुले। नागराज पोपटराव मंजुले एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, कवि, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। वे मराठी सिनेमा में काम करते हैं और उन्हें सैराट और पिस्तुल्या के लिए जाना जाता है। बाद वाली फिल्म के लिए उन्हें निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मंजुले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जेऊर गांव में पले बढ़े। बाबूराव मंजुले, जो नागराज के पिता पोपटराव मंजुले के भाई हैं, ने आर्थिक तंगी के कारण नागराज को गोद लिया था। हालांकि नागराज ने शुरू में ही तय कर लिया था कि अगर वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल करते हैं तो वह अपने जैविक पिता पोपटराव मंजुले का सम्मान करेंगे। फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू करने के बाद से वह अपने सभी पेशेवर प्रयासों में नागराज पोपटराव मंजुले के नाम से जाने जाते हैं। वह पारंपरिक रूप से खाना बदोश वड्डार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो एक द्रविड़ जनजाति है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से मराठी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद न्यू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज अहमदनगर से संचार अध्ययन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मंजुले दलितों के उद्धारक और भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले अध्यक्ष डॉ BR अंबेडकर से काफी प्रेरित हैं। उनकी फिल्में ग्रामीण महाराष्ट्र में एक दलित के रूप में पले बढ़े उनके अपने अनुभव में गहराई से निहित हैं। उनकी फिल्मों ने इन समुदायों के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें उच्च जाति के समुदायों के हाथों सामाजिक भेदभाव के साथ साथ परिणामी आर्थिक कठिनाइयां भी शामिल हैं। उनकी पहली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म पिस्तुल्या उनके अनुभव का प्रतिबिंब है। फिल्म एक दलित लड़के की स्कूल जाने की इच्छा और उसके परिवार की गरीबी और उसके समुदाय में औपचारिक शिक्षा के प्रति गहरी अवमानना के कारण ऐसा करने में असमर्थता पर केंद्रित है। उनकी पहली फीचर फिल्म फैंड्री फरवरी 2014 में रिलीज हुई थी। कैकाड़ी भाषा में इस शब्द का अर्थ स्वर होता है। मंजुले की दूसरी फिल्म सैराट का प्रीमियर 66वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फैंड्री और पिस्तुल्या की तरह यह जातिगत भेदभाव और ऑनर किलिंग से संबंधित है, जो भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी व्यापक है। सैराट समाज में महिलाओं की भूमिका को भी संबोधित करना चाहता है। सैराट की महिला नायक आर्ची के चरित्र को लोकप्रिय और आलोचनात्मक प्रशंसा दोनों मिल रही है। सैराट वर्तमान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म है। 2019 में मंजुले ने मराठी कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी की। मंजुले ने अमिताभ बच्चन अभिनीत झुंड के साथ हिंदी फिल्मों में अपना निर्देशन करियर शुरू किया। 2023 में मंजुले घर बंदूक बिरयानी में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। यह फिल्म सयाजी शिंदे के साथ उनका पहला और आकाश ठोसर के साथ
उनका तीसरा सहयोग था। वर्तमान में मंजुले जियो स्टूडियो के सहयोग से फिल्म खशाबा पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म केडी जाधव पर केंद्रित होगी, जो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता है। मंजुले की शादी 1997 में सुनीता मंजुले से हुई थी, जब वह 12वीं में पढ़ते थे, लेकिन बाद में 10 नवंबर 2014 को उनका तलाक हो गया। उन्होंने सुनीता को स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर 7 लाख रुपए दिए। यह पता चला कि आरोप झूठे थे और मंजुले निर्दोष पाए गए। मंजुले को बिना वजह बदनाम किया जा रहा था। 2017 में मंजुले ने गार्गी कुलकर्णी से शादी की और उनके 2 बच्चे राया और शाहू हैं। छठे नंबर पर आते हैं नीरज घेवान। नीरज घेवान एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वह एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों के विजेता हैं। घेवान ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को गैंग्स ऑफ वासेपुर और अगली में सहायता की। इससे पहले कि उन्होंने 2015 में मसान के साथ अपना निर्देशन शुरू किया, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली और कान फिल्म समारोह में FIPRISCI पुरस्कार सहित 2 पुरस्कार जीते। उनकी प्रशंसित 2017 की लघु फिल्म जूस ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म फिक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद घेवान ने 2019 में कश्यप के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स के दूसरे सीजन का सह निर्देशन किया और 2021 में एंथोलॉजी फिल्म अजीब दास्ताओं से गीली पुच्ची का निर्देशन किया। नीरज घेवान का जन्म 1980 में हुआ था और उनका लालन पालन हैदराबाद में महाराष्ट्रियन माता पिता के यहां हुआ। उनके पिता एक शोध वैज्ञानिक थे और मां एक गारमेंट स्टोर चलाती थीं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय शिवरामपल्ली से की। 2002 में हैदराबाद के चैतन्य भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से मार्केटिंग में MBA किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घेवान ने UTV न्यू मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और टेक महिंद्रा में इंजीनियर के रूप में काम किया। कॉरपोरेट जगत में अपने करियर से असंतुष्ट होकर उन्होंने अब बंद हो चुके वेब पोर्टल के लिए एक फिल्म समीक्षक के रूप में लिखना शुरू किया। उनके अनुसार वह रुचि जुनून में विकसित हुई, जिसे अंततः निर्देशक अनुराग कश्यप ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म इंडिपेंडेंस बनाई, जिसे पर 2020 में ऑनलाइन 1 मिनट के फिल्म समारोह PFC1 के इन कंपटीशन सेक्शन के लिए चुना गया था। इसके बाद घेवान ने कश्यप को गैंग्स ऑफ वासेपुर और ओगली के निर्माण में सहायता की। इस बीच 2 लघु फिल्मों शोर और एपिफेनी का निर्देशन किया। जनवरी 2014 में वरुण ग्रोवर के साथ उनके द्वारा लिखित एक पटकथा फ्लाई अवे सोलो को सनडांस इंस्टीट्यूट ग्लोबल फिल्म मेकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2015 में इस पर आधारित एक मोशन पिक्चर मसान बनाई। फिल्म को आलोचकों, मुख्य धारा के मीडिया और दर्शकों से समान रूप से जबरदस्त प्रशंसा मिली। रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 13 समीक्षाओं के आधार पर इसकी अनुमोदन रेटिंग 92% है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे भारतीय सिनेमा में बढ़ते यथार्थवाद का एक प्रमुख उदाहरण माना। फिल्म को 2015 के कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में प्रदर्शित किया गया था, जहां इसने 2 पुरस्कार जीते। घेवान को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। उन्होंने अपना पहला विज्ञापन 2016 में ब्रिटिश एयरवेज के लिए बनाया था। घेवान ने 2017 में शेफाली शाह अभिनीत मध्यम वर्गीय भारतीय घरों की लैंगिक राजनीति पर अपनी तीसरी लघु फिल्म जूस लिखी। इस फिल्म को उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म फिक्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2019 में घेवान ने नेटफ्लिक्स की बहुप्रशंसित श्रृंखला सेक्रेड गेम्स के दूसरे सीजन के लिए अनुराग कश्यप के साथ सह निर्देशक के रूप में विक्रमादित्य मोटवानी की जगह ली। अजीब दास्तां एक एंथोलॉजी फिल्म
उनका अगला निर्देशन उद्यम था। इसमें 4 निर्देशकों द्वारा बनाई गई 4 लघु फिल्में शामिल थीं। करण जौहर और नेटफ्लिक्स द्वारा निर्मित घेवान ने तीसरे खंड का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक गीली पुच्ची था, जिसमें अदिति राव हैदरी और कोंकणा सेन शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में थीं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक समीक्षा में रोहन नाहर ने लिखा, घेवान जाति और लिंग की राजनीति, पितृसत्ता और विशेषाधिकार को संबोधित करते हैं और वह अपने पात्रों के लिए गहन सहानुभूति के साथ ऐसा करते हैं जिनमें से दोनों नैतिक रूप से संदिग्ध व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेखनीय पाया कि घेवान अपनी दूसरी फीचर फिल्म का निर्देशन करने से पहले एक विशिष्ट गीतात्मक शैली तैयार करने में सक्षम रहे हैं। घेवान अमेजन प्राइम वीडियो के मेड इन हेवन के दूसरे सीजन के एपिसोडिक निर्देशक थे। सीरीज, जिसे स्ट्रीमिंग दर्शकों और आलोचकों के साथ बड़ी सफलता मिली है, का सीजन 2 अगस्त 2023 में शुरू होगा। यह शो उनके पिछले काम के शैलीगत विषयों से हटकर है, जिसमें बड़ी भारतीय शादियों की पृष्ठभूमि में एक भव्य रूप और अनुभव है। 7वें स्थान पर हैं पारंजीत। पारंजीत एक भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 2012 की रोमांटिक कॉमेडी अट्टाकट्टी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। इससे पहले कि उनकी दूसरी फिल्म राजनीतिक एक्शन ड्रामा मद्रास के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। उन्होंने 2016 में एक्शन ड्रामा फिल्म कबाली और 2017 में काला लिखी और निर्देशित की, दोनों में रजनीकांत ने अभिनय किया। पारंजीत का जन्म करलापक्कम, अवाडी, चेन्नई में हुआ था। उनके 2 भाई हैं, प्रभु और सरवन। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, चेन्नई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बताया कि कैसे उनके कॉलेज से आने जाने की यात्रा ने अक्सर फिल्म विचारों के लिए प्रेरणा पैदा करने में मदद की। कॉलेज के दौरान वह फिल्म चैम्बर में शामिल हो गए और विश्व सिनेमा देखना शुरू कर दिया। नियमित रूप से वार्षिक फिल्म समारोहों में भाग लिया। उन्होंने दी बैटल ऑफ अल्जियर्स और सिटी ऑफ गॉड जैसी फिल्मों से प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इन फिल्मों ने सिनेमा के बारे में उनकी सोच बदल दी और खुलासा किया कि इन फिल्मों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रंजीत सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में शामिल हुए और सबसे पहले शिव षणमुगम की थग पनसामी 2006 में काम किया, जिसे उन्होंने बाद में फिल्म निर्माता वेंकट प्रभु के अधीन प्रशिक्षु बनने से पहले एक अविस्मरणीय कार्यकाल के रूप में प्रकट किया। उन्होंने शुरुआत में एक मलेशियाई एल्बम के लिए स्टोरी बोर्ड तैयार करने में मदद की, जिस पर वेंकट प्रभु 2006 में काम कर रहे थे, इससे पहले कि उन्हें चेन्नई के निर्माण के दौरान विश्वास प्राप्त हुआ और उनके साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी गई। रंजीत को 2011 में एक साझा मित्र मणि ने नवागंतुक निर्माता सीवी कुमार से मिलवाया, जिन्होंने कुमार को रंजीत को फिल्म बनाने का मौका देने के लिए राजी किया। नतीजतन अट्टाकट्टी को 1.25 करोड़ के कम बजट पर 50 दिनों में पूरा किया गया। रिलीज से पहले की आशाजनक समीक्षाओं के बाद यह उद्यम तब बड़ा हो गया जब प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो ग्रीन ने वितरण अधिकार खरीदने का फैसला किया। अगस्त 2012 में फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें रेथीफ डोट कायनम ने कहा कि फिल्म युवाओं और रोमांस को सबसे ताजा तरीके से दिखाती है और कहा कि रंजीत को एक साधारण कहानी को लेने और इसे गर्मजोशी और उल्लास के साथ भरने का श्रेय पूरी तरह से लेना चाहिए। इसी तरह सिफी के आलोचक ने लिखा, हम अनुशंसा करते हैं कि आप इस आकर्षक छोटी सी फिल्म के लिए समय निकालें, क्योंकि इसमें एक अंतर्निहित मिठास और ईमानदारी है जो आपके साथ रहेगी। स्टूडियो ग्रीन ने पारंजीत को उनके लिए एक फिल्म निर्देशित करने के लिए साइन किया और दिसंबर 2012 में उन्होंने पुष्टि की कि वह जल्द ही सरपट्टा परंपरा नामक एक परियोजना पर काम शुरू करेंगे, जिसमें कार्थी मुख्य भूमिका में होंगे। हालांकि बाद में उत्पादन में देरी हुई और योजना के अनुसार शुरू नहीं हुआ। जुलाई 2013 में यह घोषणा की गई कि यह जोनी एक नई स्क्रिप्ट पर सहयोग करेगी और सरपट्टा परंपरा और उनका चल रहा उद्यम मद्रास
दो अलग अलग स्क्रिप्ट थीं। हालांकि निर्माताओं को दोनों स्क्रिप्ट पसंद आईं, रंजीत ने पहले मद्रास की शूटिंग करने का फैसला किया क्योंकि कार्थी ने गलती से मद्रास की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और उन्हें इसकी अवधारणा और पात्र पसंद आए थे। रंजीत ने यह भी बताया कि कार्थी को मुख्य भूमिका में समायोजित करने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए गए थे। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने अभिनेताओं के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म के तकनीकी पहलुओं की भी प्रशंसा की। द हिंदू के लिए लिखते हुए उद्धव नाइक ने कहा, शायद ही कोई तमिल फिल्म देखने को मिले जो सामाजिक वास्तविकता को इतनी बारीकी से दर्शाती हो और जीवन का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती हो, जिसके बारे में मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को बहुत कम जानकारी होती है। इसके लिए पा रंजीत को पूरे अंक। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए मालिनी मन्नत ने कहा, एक आकर्षक पटकथा, निपुण वर्णन, अच्छी तरह से पेश किए गए चरित्र और अच्छी तरह से चुने गए अभिनेताओं के साथ मद्रास ने उत्तर मद्रास की भावना, स्वाद और माहौल को पूरी सटीकता के साथ पकड़ लिया है। सिफी ने कहा, मद्रास बड़ा काम करता है क्योंकि लेखक और निर्देशक रंजीत ने अपनी पटकथा को प्राथमिकता दी है, जो दर्शकों को सीधे बांधे रखती है। यह ईमानदार लेखन और दिल को छू लेने वाले संवादों की जीत है। यह एक साहसी और बेहतरीन फिल्म है। उन्होंने अक्टूबर 2014 में सूर्या अभिनीत एक उद्यम के लिए प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया, जब अभिनेता ने मद्रास से प्रभावित होकर उनसे संपर्क किया। सौंदर्या रजनीकांत द्वारा एक कहानी के लिए उनसे संपर्क करने के बाद परियोजना को रोक दिया गया और उन्होंने कबाली पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में थे। यह 22 जुलाई 2016 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि इसने बहुत बड़ी शुरुआत की और यह उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पा रंजीत ने अपने प्रोडक्शन हाउस नीलम प्रोडक्शंस के तहत 2 डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्टर शू मेकर और बिवेयर ऑफ कास्ट्स, मिर्चपुर की रिलीज के साथ प्रोडक्शन में कदम रखा। नीलम प्रोडक्शंस के तहत उन्होंने मारी सेल्वराज की परियरुम पेरुमल का भी निर्माण किया, जिसमें कथिर और आनंदी ने अभिनय किया और संतोष नारायणन ने संगीत दिया। परियरुम पेरुमल ने आलोचकों की प्रशंसा के साथ एक बड़ी सफलता हासिल की। नीलम प्रोडक्शंस की अगली परियोजना का नाम इरंडम उल्गा पोरिन कदैसी गुंडू रखा गया है। इस फिल्म में अट्टाकठी दिनेश हैं और इसका निर्देशन अथियन अथिराई ने किया है। 2019 में रंजीत ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा पर एक हिंदी भाषा की बायोपिक पर काम किया। यह फिल्म, जो तमिल फिल्म निर्माता की पहली गैर तमिल परियोजना थी, का निर्माण नमः पिक्चर्स द्वारा किया जाना था, जिसने 2018 में ईरानी फिल्म निर्माता माजिद मजीदी की बियॉन्ड द क्लाउड्स का सह निर्माण किया था। रंजीत की फिल्म के कलाकारों की घोषणा नहीं की गई है। रंजीत ने बिरसा मुंडा फिल्म को रोक दिया और सूर्या को ध्यान में रखते हुए सरपट्टा परम्बराई की पटकथा लिखी, लेकिन अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने बाद में आर्य को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। फिल्म में शामिल अभिनेताओं के कठिन प्रशिक्षण सत्रों के बाद फिल्म का निर्माण अंततः फरवरी और मार्च 2020 के दौरान शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के कारण उत्पादन में और देरी हुई और अंततः सितंबर 2020 में शुरू हुआ, जो दिसंबर 2020 के भीतर पूरा हो गया, जिसमें उत्तरी चेन्नई और उसके आसपास लगभग 4 महीने तक फिल्मांकन हुआ। फिल्म के तकनीकी दल में संगीत निर्देशक संतोष नारायणन, छायाकार मुरली जी और संपादक सेल्वा आर के शामिल हैं। रंजीत ने अपने सामाजिक कार्य को दूसरे रूप में आगे बढ़ाया, जो है नीलम पनपातु मय्यम। इस पहल के तहत दलित संघर्ष के 100 वर्षों के सम्मान में आदमकद मूर्तियां स्थापित की गईं और दलित कार्यकर्ताओं के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया। नीलम पनपातु मय्यम ने 2018 से 2023 तक चेन्नई में 3 दिवसीय कला महोत्सव, वाणम कला महोत्सव के 4 संस्करण भी आयोजित किए। यह महोत्सव बिना टिकट का था और इसमें तमिलनाडु भर के कई कलाकारों ने भाग लिया। साथ ही कई कलाकृतियां भी प्रस्तुत की गईं। रंजीत ने बताया कि यह महोत्सव
कला के माध्यम से अधिक जटिल सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। 8वें स्थान पर आते हैं कलाभवन मणि। कलाभवन मणि का जन्म केरल कुन्निसेरी विट्टिल रमन मणि के रूप में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई वेलायुडन छोटा भाई था। आरएलवी रामकृष्णन और 4 बहनें थैंकमणि, लीला, संथा और अम्मिनी जूनियर। उन्होंने जीएलपीएस ईस्ट स्कूल चलाकुड़ी से 4वीं कक्षा तक और नागार्जुन बॉयज स्कूल चालकुड़ी से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। मणि ने 22 सितंबर 1999 को निम्मी से शादी की और उनकी एक बेटी का नाम श्री लक्ष्मी है, जिसका जन्म 2000 में हुआ था। वह कभी कभी चालाकी का एक ऑटो रिक्शा चालक था। उनके भाई आरएलवी रामकृष्णन ने कोचीन हनीफा, ग्रीन श्री अशोकन और अयोरियम कुमार के साथ बैम्बू बॉयज में एक कैमियो भूमिका निभाई। उन्होंने नाटक समूह कला भवन के साथ एक मिमिक्री कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी फिल्मी शुरुआत विजयकांत कैप्टन लैबोरेटरी में एक जूनियर कलाकार के रूप में हुई थी। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म अक्षरा में एक ऑटो ड्राइवर के रूप में की थी। उन्हें पहली बड़ी सफलता लोहिता दास की फिल्म सल्लापम से मिली, जो हिट रही। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने दिल्ली वाला प्रिंसन, मंथरा मोथिरम, गजराज मंथराम, नायकन, माया पोनमन और कोटपुराठे कुटकुदुम्बम जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं। 1998 की फिल्म समर इन बेथलहम में मोनी के रूप में मणि की हास्य भूमिका दर्शकों को मिली, जिसमें उन्होंने एक अंधेरी गायिका की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल राज्य फिल्म पुरस्कार दोनों में विशेष झूरी पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों में मणि ने कई फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और खलनायक की भूमिकाएं करने में मदद की, जबकि उन्होंने कई फिल्मों में हास्य भूमिकाएं भी निभाईं। वक्कलथू नारायण कुट्टी में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। हालांकि खलनायक के रूप में उनका प्रदर्शन पहली बार फिल्म मॉन्स्टर राजावू में देखा गया था, जहां उन्होंने एक कुटिल राजनेता की भूमिका में गुलाल शेखरन को भूमिका निभाई थी। द गार्ड एक आउटडोर फिल्म है, क्योंकि इसमें स्टार कास्ट के रूप में केवल मणि है। कुरुमाडिकुट्टन में कुट्टन ने अपने प्रदर्शन में एक गरीब सन की व्यक्ति के रूप में बहुत पहचान बनाई। मणि की अभिनीत वन मैन शो के साथ अपने ट्रैवलर कॉमिक की भूमिका में उन्हें मलयाली मामनू वनक्कम की भूमिका में लौटाया गया। उनके प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता था। कॉमेडी फिल्में कुबेरन और बंबू बॉयज के बाद दोनों ने 2002 में ही रिलीज की गई अमेजनर्ड में मणि ने अपना पूरा ध्यान चरित्र और खलनायक की भूमिकाएं निभाईं। 2003 में मणि की यादगार फिल्में वेलिथिरा बालेट्टन, पट्टाल मोरवॉर एंड लव शामिल हैं। उन्होंने एक बार फिर 2004 की प्रियदर्शन स्क्रूबॉल कॉमेडी फिल्म वेट्टम कॉमेडी रोल के साथ वापसी के लिए, जो संभावित रूप से अपनी आखिरी उल्लेखनीय फिल्म में एक पूर्ण कॉमिक भूमिका है। उन्होंने मैजिक लैप में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अनंत भदम में अंधेरी मास्टर मार्शल कलाकार चेम्बन गुरुक्कल के रूप में मणि के प्रदर्शन को काफी सराहा गया। बेन जॉनसन ने पहली बार एक एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। 2005 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। बेन जॉनसन की सफलता के बाद मणि ने लोकनाथन रादिमन, चाको रंदामन, किसान, पायम पुली, रेड सैल्यूट आदि फिल्मों में इसी तरह की नायक की भूमिकाएं निभाईं। छोटी मुंबई में खलनायक के रूप में उनके अभिनय को खूब सराहना मिली। फिल्म में मणि ने नेशनल नाम का किरदार निभाया था, जिसे मलयालम के सबसे बड़े खलनायकों में से एक माना जाता है, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 2010 में मणि ने ऑरेंज, पुलिमन, ब्लैक स्टैलियन और कैनवस जैसी कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि इनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी छुट्टी है। 2012 में उन्होंने मल्टी स्टारर क्राइम पो ड्रामा फिल्म बैचलर पार्टी मणि की आखिरी मलयालम फिल्म मरांजू परायथे हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद 2016 में रिलीज हुई थी। उन्होंने तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म जेमिनी में खलनायक के रूप में सभी का ध्यान आकर्षित किया गया विक्रम मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने कई कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के साथ साथ
30 से ज्यादा तमिल फिल्मों में अभिनय। उनकी आखिरी तमिल फिल्म 2016 में रिलीज हुई पुधुसा नान पोन्थेन है। अपने अभिनय करियर के साथ मणि ने रिकॉर्ड संख्या में रिलीज बेचकर नादान पट्टू का एक सार्वभौमिक उद्योग स्थापित किया गया। उनका पहला संगीत एल्बम कन्नी मंगा प्रार्थनाथिल था। उनका अधिकांश गीत अरुमुग्न वेंकिडांगु द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया था। उन्होंने कई धार्मिक गीत औरंपिला पट्टुकल भी जारी किया गया। ईरानी लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए जाए संपर्क किया गया और उन्हें 2016 के केरल विधानसभा चुनाव में एलडीएफ सीट की सराहना की गई। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि वह एक दलाल हैं और पद के दौरान सी स्टूडियो को बढ़ावा दे रहे हैं। मणि गरीब लोगों के लिए बहुत सारे दान के काम करने के लिए जाते हैं। कथित तौर पर एक औसत दिन में कम प्रॉपर्टी प्राप्त पृष्ठभूमि के लगभग 20 लोग उनसे निवास पर मुखातिब हुए थे। एक वित्त पोषक और कलाकार के रूप में उन्होंने धार्मिक अनुयायियों के स्थानीय उत्सवों में भी धन का योगदान दिया था और अपने गांव के विद्वानों को धन उपलब्ध कराया था। कला भवन मणि की मृत्यु 6 मार्च 2016 को शाम 7:15 बजे हुई। उनकी उम्र 45 वर्ष थी। एक दिन पहले उन्हें हेमटेम सर्जरी के साथ अमृता अस्पताल कोच्चि में भर्ती की गई थी और वे स्टुअर्ट में थे। पुलिस ने कला भवन मणि के शरीर में पैरासिटामोल के साथ भारी मेथनॉल की संलिप्तता के कारण मृत्यु के रूप में मामला दर्ज किया। 8 मार्च 2016 को आरंभिक शव परीक्षण रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर पुलिस ने कहा कि शराब का सेवन गंभीर हैशराबी फैटी लीवर की बीमारी उसकी मृत्यु का कारण हो सकती है और यह आत्महत्या का प्रयास हो सकता है। उनकी मृत्यु से 4 महीने पहले दार्शनिकों ने उन्हें शराब पीने के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी और उन्हें गंभीर अवसाद के बारे में परामर्श दिया था। हालांकि मणि अवसाद के चरण में और गंभीर जिगर की क्षति की स्थिति के बारे में बताया गया है। दार्शनिकों की चेतावनियों को अवसाद कर दिया गया और शराब भंडार जारी किया गया। यहां एक दिन पहले भी उनके घर के बाहरी हिस्सों में दोस्तों के साथ शराब पीने की कथित तौर पर सूचना मिली थी। उनकी शांत मृत्यु के बाद उनके दोस्तों और परिवार ने एक मामला दर्ज कर जांच की कोच्चि सिटी पुलिस के माध्यम से बताया गया है। 18 मार्च 2016 को क्षेत्रीय रासायनिक परीक्षक की जांच से फोरेंसिक परीक्षण के आधार पर उच्च संभावना के साथ मौत का कारण एक अत्यधिक जहरीला रसायन क्लोरपाइरिफोस की पहचान की गई थी। आमतौर पर कीटनाशकों में उपयोग किया जाता है, जिसे कई देशों में आवासीय उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसे सामान्यतः एक खतरनाक पदार्थ माना जाता है। परीक्षण के दस्तावेजों में मिथाइल और एथिल कंक्रीट सामग्री के साथ क्लोरपैरिफोस की उपस्थिति बहुत अधिक पाई गई। रिपोर्ट से पता चला है कि मणि ने कुछ दिन पहले ही अपनी मौत के बाद एक शराबी या अपराधी के जहर का सेवन कर लिया था। इसलिए केरल सरकार ने मई 2017 में डूबे हुए केस को हाथ में लिया गया और कंधे की पट्टियां बनाई गईं, जिसमें कहा गया कि कला भवन मणि में असामान्य समानताएं पैदा हुई थीं। 9वें स्थान पर हैं चिराग पासवान। चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेता हैं, जो जून 2024 से 19वें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, 2021 से लोक जनशक्ति पार्टी के पहले अध्यक्ष, 2019 से 2021 तक लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे अध्यक्ष और 2024 से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्यरत हैं। वह दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उनका जन्म पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और अमृतसर की पंजाबी हिंदू एयर होस्टेस रीना शर्मा के घर हुआ था। उनकी एक बहन निशा पासवान है, जिनके पति अरुण भारतीय भी लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा हैं। उनकी सौतेली मां राजकुमारी देवी हैं और उनकी 2 सौतेली बहनें हैं, आशा और उषा पासवान। पासवान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तीसरे सेमेस्टर के कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने एक हिंदी फिल्म मिले ना मिले हम में अभिनय किया।
पासवान ने 2014 के चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए जमुई की सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से अधिक मतों से हराकर सीट जीती थी। पासवान ने 2019 के चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखी, कुल 5,28,000 वोट हासिल किए और भूदेव चौधरी को हराया। पासवान चिराग का रोजगार नाम से एक एनजीओ के मालिक हैं, जो अपने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए एक फाउंडेशन है। पासवान 2014 के भारतीय आम चुनाव में बिहार के जमुई निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, जबकि उनके पिता हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीते, दोनों ही बार लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से। 27 फरवरी 2021 को पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपयों का दान दिया। 14 जून 2021 को चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लोजपा के लोकसभा नेता के रूप में नियुक्त किया गया। एक दिन बाद चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया। 10 जून 2024 को चिराग को भाजपा सरकार के तहत भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में नामित किया गया था। 10वें स्थान पर हैं दिव्या भारतीय। दिव्या भारतीय एक भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। वह सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिनकी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्रियों में से एक होने की प्रतिष्ठा दिलाई, और वह अपने समय की भारत की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। वह अपनी अभिनय बहुमुखी प्रतिभा और सुंदरता के लिए विख्यात थीं, और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक किशोरी के रूप में की थी, जब वह पिनअप मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थीं। उन्होंने तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन बोब्बिली राजा में वेंकटेश के साथ मुख्य भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की। ना इल्ले, ना स्वर्गम और असेंबली राउडी जैसी फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाएं थीं। भारतीय को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी राउडी अल्लुडू से मिली। 1992 में उन्होंने तेलुगु फिल्मों से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और हिंदी एक्शन थ्रिलर विश्वात्मा से अपनी शुरुआत की। 1992 की एक्शन कॉमेडी शोला और शबनम की सफलता के साथ उनके करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं के साथ सफलता हासिल करना जारी रखा, जिसमें रोमांस फिल्म दीवाना भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 5 अप्रैल 1993 को 19 साल की उम्र में भारतीय की रहस्यमयी तरीके से मुंबई में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से मौत हो गई थी। उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियों ने कई तरह की साजिशों को जन्म दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक आकस्मिक मौत घोषित किया गया था। भारती का जन्म मुंबई में 25 फरवरी 1974 को हुआ था। उनके घर ओम प्रकाश भारती और मीता भारती थे। उनका एक छोटा भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी, जो ओम प्रकाश भारती की पहली शादी से हुई थी। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा उनकी चचेरी बहन है। वह हिंदी, अंग्रेजी और मराठी धारा प्रवाह बोलती थीं। अपने शुरुआती वर्षों में वह अपने चुलबुले व्यक्तित्व और गुड़िया जैसी दिखने के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने मुंबई के जुहू में मानेक जी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। भारतीय स्कूल में एक बेचैन छात्रा थीं और उन्होंने अभिनय करियर बनाने से पहले 9वीं कक्षा पूरी की। 1988 में भारती, उस समय 9वीं कक्षा में थी, को फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने अपनी एक फिल्म के लिए साइन किया। वह मूल रूप से 1988 में गुनाहों का देवता में अपनी शुरुआत करने वाली थी, लेकिन उसकी भूमिका रद्द कर दी गई और उसकी जगह संगीता बिजलानी को ले लिया गया। कीर्ति कुमार ने भारतीय को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा और गोविंदा के साथ अपनी परियोजना राधा का संगम के लिए उन्हें साइन करने के लिए उत्सुक थे। कुमार ने निर्देशक
दिलीप शंकर से मुलाकात की और भारतीय को उसके अनुबंध से छुड़ाने में कामयाब रहे। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए महीनों तक नृत्य और अभिनय की शिक्षा लेने के बाद भारतीय को हटा दिया गया और उनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि भारतीय पर कुमार की अधिकार भावना और उसका बचकाना स्वभाव उनके प्रतिस्थापन का कारण था। यह फिल्म 1990 की गर्मियों में रिलीज हुई और हिट रही। बोब्बिली राजा सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित तेलुगु फिल्मों में से एक है। बाद में उसी साल भारतीय ने आनंद के साथ एक तमिल फिल्म नीला पेन्ना में अभिनय किया। यह फिल्म आलोचनात्मक और आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस रेटिंग में भारतीय विजयशांति के बाद दूसरे स्थान पर रहीं, जिन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की लेडी सुपरस्टार और लेडी अमिताभ कहा जाता है। 1991 में भारतीय ने एक्शन कॉमेडी फिल्म राउडी ओल्लुडू और ड्रामा असेंबली राउडी में क्रमशः अभिनेता चिरंजीवी और मोहन बाबू के साथ बैक टू बैक हिट फिल्में दी। उस वर्ष के अंत में भारतीय ने श्री राजीव प्रोडक्शंस के तहत कोडंडारामी रेड्डी की एक्शन रोमांस धर्मक्षेत्रम का फिल्मांकन शुरू किया। भारती को तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण के साथ काम करने का मौका मिला। जबकि भारती आंध्र प्रदेश में अपनी सफलता का जश्न मना रही थीं, बॉलीवुड के शीर्ष निर्देशक उन्हें फिल्मों में साइन करने के लिए उत्सुक थे। भारतीय की पहली हिंदी फिल्म राजीव राय की 1992 की फिल्म विश्वात्मा थी। फिल्म फेयर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म में सनी देओल की प्रेमिका कुसुम के रूप में अपनी भूमिका पसंद आई। उन्होंने इसे बहुत अच्छी भूमिका बताया। फिल्म एक औसत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन थी, लेकिन भारतीय को जनता के साथ साथ फिल्म समीक्षकों से भी व्यापक मान्यता मिली। भारतीय फिल्म सात समुंदर में इस्तेमाल किए गए गीत के लिए सबसे उल्लेखनीय थी। एक हफ्ते बाद भारती की अगली फिल्म लॉरेंस डिसूजा की रोमांटिक ड्रामा दिल का क्या कसूर, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के साथ अभिनय किया, रिलीज हुई। मैं खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन मैं पूरी तरह असफल रहा। अब मुझे फिर से अपनी चढ़ाई शुरू करनी होगी। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सफलता मेरी ही होगी। मार्च 1992 में डेविड धवन की रोमांटिक एक्शन ड्रामा शोला और शबनम रिलीज हुई। यह आलोचकों के बीच लोकप्रिय थी और भारत में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जो हिंदी फिल्मों में भारती की पहली बड़ी हिट थी। उन्होंने राज कंवर की फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता प्रेम कहानी दीवाना में और अधिक सफलता हासिल की, जिसमें अनुभवी अभिनेता आर्श कपूर और नवागंतुक शाहरुख खान ने अभिनय किया था। यह 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। दीवाना में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। आलोचकों ने बताया कि भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेताओं की एक नई नस्ल से ताल्लुक रखती है, जिन्होंने चरित्र स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। भारती ने लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उस साल उनकी कई हिंदी रिलीज हुई। एक्शन ड्रामा जान से प्यारा, जिसमें भारती एक बार फिर गोविंदा के साथ थीं, रोमांटिक ड्रामा गीत अविनाश वधावन के साथ, एक्शन दुश्मन जमाना अरमान कोहली के साथ, और एक्शन ड्रामा बलवान, जिसने सुनील शेट्टी की शुरुआत की, उत्तरार्ध ने मध्यम सफलता हासिल की। अक्टूबर में वह हेमा मालिनी की रोमांटिक ड्रामा दिल आशना है में दिखाई दी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने एक बार डांसर का किरदार निभाया, जो अपनी जन्म मां को खोजने निकलती है। भूमिका ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। भारती ने अपने तेलुगु दर्शकों को निराश न करने के लिए प्रतिवर्ष एक तेलुगु फिल्म में अभिनय करने का फैसला किया। उनके जीवन काल में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म क्षत्रिय में उन्होंने सनी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ सह अभिनय किया। यह 26 मार्च 1993 को रिलीज हुई थी। शोला और शबनम के सेट पर काम करने के दौरान भारती की मुलाकात अभिनेता गोविंदा के माध्यम से निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर सना रख लिया और 10 मई 1992 को नाडियाडवाला से शादी कर ली। एक निजी निकाह समारोह में अपने हेयर ड्रेसर और दोस्त संध्या के पति
और एक काजी की मौजूदगी में मुंबई में नाडियाडवाला के तुलसी बिल्डिंग निवास पर निकाह किया। शादी को गुप्त रखा गया था ताकि उनके समृद्ध फिल्मी करियर पर असर न पड़े। 5 अप्रैल 1993 की देर शाम को भारतीय मुंबई के अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा में तुलसी बिल्डिंग्स में अपने 5वें मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की से गिर गईं। जब उनकी मेहमान नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम लुल्ला, भारती की नौकरानी अमृता कुमारी और पड़ोसियों को पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्हें एम्बुलेंस में कूपर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वह 19 साल की थी। हालांकि उनकी मौत साजिश के सिद्धांतों के अधीन थी, लेकिन उनके पिता ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। उनकी मौत का आधिकारिक कारण सिर में चोट और आंतरिक रक्तस्राव माना गया। उनका अंतिम संस्कार 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया गया। भारती ने अपने छोटे से करियर के दौरान 21 फिल्मों में अभिनय किया और अपनी मृत्यु के समय वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनके ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व और अद्वितीय अभिनय क्षमता को उनके कई सह कलाकारों और आलोचकों ने बहुत सराहा और याद दिलाया है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। शाहरुख खान, जिन्होंने दीवाना और दिल आशना है में उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया, ने एक बार कहा था कि वह एक अभिनेता के रूप में आश्चर्यजनक थीं। सुनील शेट्टी ने टिप्पणी की है, मैंने अभी तक दिव्या भारतीय जितनी प्रतिभाशाली कोई अन्य अभिनेत्री नहीं देखी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास उतनी प्रतिभा थी जितनी उनके पास थी। उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय थी। वह शूटिंग शुरू होने से पहले मस्ती और बचपना करती थीं, और जब उनसे पूछा जाता था तो वह इतना सही शॉट देती थीं कि मैं अपने खुद के संवाद भूल जाता था। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने यह कहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, वह दीवाना में बहुत अद्भुत थीं। मैं उनसे नजरें नहीं हटा सकी। हम वास्तव में उन्हें बहुत याद करते हैं। इसके अलावा चंकी पांडे ने उन्हें चुलबुली घोषित किया है और कहा कि वह जीवन ऊर्जा से भरी थीं और विश्वात्मा में उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। अभिनेता गोविंदा के अनुसार जूही, काजोल और करिश्मा एक अलग ही जगह पर हैं। दिव्या में उन तीनों से बिल्कुल अलग तरह का आकर्षण था। जो कुछ भी उसके पास था वह प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त था। इसे कोई भी नहीं बना सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। उसके पास एक कच्चा, शांत, जंगली रूप था जिसने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दीवाना में उनके साथ काम करने पर निर्माता गुड्डू धनोआ ने कहा है कि बॉलीवुड को उनकी बहुत याद आती है और उनके निधन से जो शून्य पैदा हुआ है उसे कोई और नहीं भर सकता। अर्चना पूरन सिंह ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, दिव्या एक प्यारी आत्मा थी। आज भी याद है कि जिस दिन वह गुजरी थी उस दिन मैं रो रही थी। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जैसे नए पीढ़ी के कलाकारों ने भी अपने कुछ साक्षात्कारों में दिव्या भारती को याद किया है। वरुण ने भारती को 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से एक बताया है जिनके साथ वह काम करना पसंद करते। अनुष्का शर्मा ने कहा है कि मैं दिव्या भारती के गाने देखने के बाद उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई। मैं उनके लगभग सभी गानों पर नाचती थी, खासकर 7 समुंदर पर। जब उनका निधन हुआ तो मेरी मां ने मुझे लगभग 1 सप्ताह तक नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं टूट जाऊंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।